नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत सारे विपक्षी दिग्गजों ने चुप्पी साध रखी है। इनमें ममता बनर्जी भी हैं, इनमें शरद पवार भी हैं और एक दौर में मोदी के खिलाफ बहुत मुखर रहने वाले केसीआर से लेकर के और इधर अरविंद केजरीवाल दबी जबान से जरूर कह रहे हैं कि साहब 4 जून को इंडी गठबंधन सत्ता में आ रहा है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और स्वाति मालीवाल की घटना के बाद से जिस तरीके से मीडिया में ये सारा प्रकरण चला है, उसके बाद से और इनको पता है कि 2 जून को इन्हें वापस तिहाड़ जाना है, तो इनके भी थोड़े से सुर और व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, ये सब जो कुछ ये कह रहे हैं इंडी गठबंधन को बहुमत को लेकर के, इनकी जबान, इनकी बॉडी लैंग्वेज की गवाही नहीं देते हैं, साथ नहीं देते हैं। कुछ घोषित रूप से मोदी विरोधी, जिनमें राजदीप सरदेसाई और योगेंद्र यादव। राजदीप सरदेसाई के बारे में तो सब जानते हैं, उनकी पत्नी को ममता बनर्जी ने राज्यसभा में भेजा है। खुद वो कांग्रेस के प्रथम परिवार की जिस तरीके से परिक्रमा करते रहे हैं, चाटुकारिता करते रहे हैं, उसके लिए भी वो बदनाम है। और बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि अरुण पुरी उनको क्यों इंडिया टुडे ग्रुप में बनाए हुए हैं, जबकि बहुत बदनाम है। ओपनली वो मोदी के खिलाफ मुहिम चलाते हुए देखे जाते हैं आज भी। तो राजदीप सरदेसाई का अभी कुछ दिन पहले सुर बदला। उन्होंने कहा कि साहब, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही आने वाली है। उन्होंने माना कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है। उन्होंने माना कि 272 का जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, उसके आसपास या उससे आगे भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली है। कुछ समय पहले तक वो चुप थे, अचानक उन्होंने पलटी मारी है। अच्छा, राजदीप सरदेसाई से पहले एक ही शख्स थे जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एज प्राइम मिनिस्टर कोई नाराजगी नहीं है, लोगों में कोई गुस्सा नहीं है। और इसको न्यूज 24 ने अपना एक पोस्टर भी बनाया था, प्रशांत किशोर का चित्र लगा करके उन्होंने दिया कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ कहीं गुस्सा नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो राजदीप सरदेसाई अभी 4-5 दिन पहले अपने ही न्यूज चैनल पर एक डिस्कशन में साथी एंकर को ये कहते हुए देखे गए कि साहब, नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है। अब ले दे करके एक और बचे हुए थे योगेंद्र यादव, जो हाल में जब ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा चल रही थी तो हमने देखा कि राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए थे और उनके साथ वो सड़क पर चल भी रहे थे। पहले वाली में भी चल रहे थे, दूसरे वाली में भी कुछ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी उपस्थिति देखी गई। योगेंद्र यादव हाल तक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। ये तो कह रहे थे कि 220, 230 भी अगर ये पहुंच जाए तो उन्हें आश्चर्य होगा। और उनकी एक मंडली है छोटी सी, जो उनसे ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार प्रसार करती है यूट्यूब चैनलों पर, सोशल मीडिया मंचों पर। उसका तो ये कहना था कि 150 दो और 200 के बीच में कहीं बीजेपी सिमट जाएगी। कुछ कुछ कह रहे थे कि 160 भी नहीं आएगी बीजेपी की। और ये लगभग वैसा ही एक परसेप्शन क्रिएशन था
जैसा 2013-14 में बताया जा रहा था, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही थी। अब वो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंटली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 282 सीटें लेकर के आई और उसके जो एनडीए के गठबंधन सहयोगी थी, उनके भी सीटें मिला ले तो 333 सीटें हो जाती। फिर 2019 में भी इसी तरह की बातें की जा रही थी कि मोदी की लोकप्रियता घट गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। फिर बाद में इन्होंने पुलवामा को एयर स्ट्राइक को बहाना बनाया कि साहब उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता रिवाइव हो गई और वो फिर से सत्ता में आ गए। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है 2024 के चुनाव में। और कोई पुलवामा नहीं, कोई उड़ी नहीं, कोई किसी तरह की घटना भी नहीं। हाँ, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है। वो भी जनवरी 22 में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब तो मई भी समाप्त होने वाला है और अंतिम चरण का मतदान भी 1 जून को होने वाला है। 1 जून को एग्जिट पोल आ जाएंगे, 4 जून को रिजल्ट ही आ जाएंगे, पता लग जाएगा सबको। लेकिन चूंकि 6 दौर का मतदान हो चुका है, वैसे तो 5 दौर का जब मतदान हुआ था, उसके बाद ही योगेंद्र यादव ने भी एक तरीके से पलटी मार ली थी और प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट बड़ा जोरदार है, बड़ा मजेदार है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव जी ने 2024 लोकसभा इलेक्शन का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। योगेंद्र जी के मुताबिक इन चुनाव में बीजेपी को 240-260 और एनडीए के साथी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी एनडीए को 275 से 305 सीटें। देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और आउटगोइंग लोकसभा में बीजेपी एनडीए की 303 से 323 सीटें हैं। यानी 303 बीजेपी की हैं और 323 सीटें एनडीए की हैं। शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी और वो उसका एनडीए का पार्ट था, बाद में वो अलग हो गया था। अब खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। बाकी 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। तो ये प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया और साथ में उन्होंने इनका एक पोस्टर भी लगाया, योगेंद्र यादव का। ये वो पोस्टर है, फाइनल आकलन संभावित परिणाम बीजेपी 240 से 260, एनडीए 35 से 45, कांग्रेस 85 से 100 सीट और इंडिया गठबंधन 120 से 135 सीट। इनके हिसाब से कांग्रेस अगर मैक्सिमम, इनके हिसाब से की बात कर रहा हूं, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस 44 से भी नीचे रहनी चाहिए और 44 और 52 के बीच में कहीं टिक सकती है। इससे ऊपर जाएगी तो मुझे भी आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोगों को भी होगा। तो इनके हिसाब से कांग्रेस और कुल मिलाकर के एनडीए जो है वो 220 235 तक जाएंगे और ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी और एनडीए को बहुमत मिल सकता है। अब यहां पे ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि साहब 543 में से 486 सीटों पर मतदान हो चुका है। 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 57 सीटें ही अवशेष हैं जिसमें 1 जून को वोट पड़ने हैं। अमित शाह ने दावा किया था कि 5 चरणों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 310 लोकसभा सीटें जीत चुकी और ये जो छठे दौर का चुनाव हुआ है, इसमें 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर 40 सीटें मिली थी। यानी जो 58 सीटों पर
मतदान हुआ है। बिहार की 8, दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, उड़ीसा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, झारखंड की 4 सीटें, जम्मू कश्मीर की 1 सीट। तो ये कुल मिलाकर के 58 सीटों पर जो हुआ है, इसमें से 40 तो अकेले बीजेपी ने जीती थी। 5 उसके सहयोगी दलों ने जीती थी, जिनमें 3 तो जनता दल यू की थी, 1 आजसू की थी और 1 और इनके सहयोगी दल की थी। तो कुल मिलाकर के 45 सीटें। तो 310 जो अमित शाह ने बताई, उसमें 45 मिला दो तो 355 तो यही हो जाती हैं। और पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में कुछ और सीटें मिलने की बात है, बढ़ने की बात है। तो कुल मिलाकर के छठे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 360 तो वैसे ही पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं अमित शाह के दावे के हिसाब से। और जब ये 7वें चरण का भी मतदान हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम मान करके चल रहे हैं कि ये 400 के लपेटे में पहुंचेगा, इनकी सीटों की संख्या। लेकिन चलो मान लेते हैं कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, राजदीप सरदेसाई जो कह रहे हैं, अब योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं, तो भी नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है। भाई किसी को भी सरकार बनाने के लिए 543 के सदन में 272 सीटें ही चाहिए। अब नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने अपने लिए अगर एनडीए और बीजेपी मिलाकर के 400 पार का टारगेट तय किया था और एक संकल्प लेकर के इसको आगे बढ़ाया था, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी, ताकि लोग, और खास तौर से जो उनके विरोधी हैं और जो विपक्षी दल हैं, वो ये शगुफा ना छोड़ दें कि साहब नरेंद्र मोदी तो चुनाव हार रहे हैं। 400 की चर्चा छेड़ी तो सब इस पर पिल पड़े कि साहब 400 आएंगी या नहीं आएंगी। 272 की बात कोई नहीं कर रहा था। तो अब राजदीप सरदेसाई, प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव सब कह रहे हैं कि सरकार तो मोदी जी की बन रही है। ऐसे में दोपहर में कुछ कहा योगेंद्र यादव ने, शाम होते होते उनके क्लियरिफिकेशन आने शुरू हुए कि नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा है कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है या उनको और एनडीए को मिला करके बहुमत हासिल हो रहा है। जबकि क्लियर कट ये जो इन्होंने बना करके मैप अपने वीडियो में जारी किया था, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो आंकड़ा एक्चुअल में प्रशांत किशोर ने कहा कि साहब 240 से 260 ये बीजेपी की बता रहे हैं, एनडीए साथी दलों की 35 से 45 बता रहे हैं। मतलब बीजेपी एनडीए को 275 से 305 सीटें मिलने वाली हैं। तो सवाल ये है कि योगेंद्र यादव को कहा किसने होगा कि भाई अब ये एक चरण का मतदान बाकी है, जरा इसको संभल करके ही बोलिए, नुकसान भी हो सकता है और बीजेपी को और फायदा भी हो सकता है। जो वो खंडन करने पर उतारू हो गए अपने ही पहले के दावे को लेकर के। इससे ये पता चलता है कि इनको भी इस बात का एहसास अच्छे तरीके से हो गया। 5 चरण का ही मतदान होते होते, बल्कि 3 चरण के बाद ही इनके सुर थोड़े नरम पड़ने शुरू हो गए थे। पर अभी भी 2-3 लोग हैं ऐसे जो एक गलतफहमी क्रिएट बनाए रखना चाहते हैं, एक अलग तरह का लोगों में भ्रम फैलाए रखना चाहते हैं। एक अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि जी बीजेपी की 143 सीटें आएंगी, उससे कम आएंगी। एक राहुल गांधी और तीसरे अरविंद केजरीवाल। इन 3 के अलावा ना ममता बनर्जी कुछ बोल रही है, ना शरद पवार बोल रहे हैं, ना दूसरे नेता बोल रहे हैं। सब चुप हैं। और मीडिया में तो पहले से ही आश्वस्ति है कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है। तो ऐसे में ये जो 3 नाम मैंने लिए हैं, ये भी अगर मानने लगे हैं, योगेंद्र यादव मतलब थूक करके चाट रहे हैं, तो ये उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन कुछ समय पहले तक ये हरा रहे थे और अब
5वें दौर के बाद इन्होंने कहा कि जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी ही वापस आ रहे हैं, एनडीए की ही सरकार बन रही है। फिर कोई प्रेशर बना तो उसको गोल-मोल करके कहने लगे कि नहीं, नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो नहीं कहा था। पर इनके ये दावे से ये स्पष्ट हो गया कि जो हवा का रुख है और डे 1 से है वो, ऐसा नहीं है कि तीसरे चरण और 5वें चरण के बाद से शुरू हुआ है। डे 1 से था, जिसको ये झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। अब मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की ही वापसी हो रही है। और 1 जून को जब एग्जिट पोल आएगा, अंतिम चरण का मतदान होने के बाद, तो इनके जो नेता हैं, जिनके लिए ये बैंड बाजा बजाते रहते हैं और एक इकोसिस्टम का हिस्सा बन करके उनके परसेप्शन को आगे बढ़ाते हैं मोदी विरोध में, इनके नेता भी मानना शुरू करेंगे और ये जो सच 4 जून को सामने आने वाला है, उसको स्वीकार करने के लिए अपना मन बनाना शुरू करेंगे। अब ये अलग बात है कि कपिल सिब्बल जैसे लोग और कुछ दूसरे लोग फिर ईवीएम जो है वो चिल्लाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये भी एक परसेप्शन बनाने की इनकी मजबूरी हो गई है कि अपनी कमजोरी स्वीकार मत करो कि जनता ने हमें अस्वीकार कर दिया है। हाँ, नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर लेजिटिमेट हों, उनको मान्यता दी जाए, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके छोड़े रखो। ये इनकी एक घाघ रणनीति जो चली आ रही है 2014 से, और इसका इनको खामियाजा ही भुगतना पड़ा है, इसका फायदा कुछ नहीं हुआ है। और अंत में एक निवेदन है कि अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस समय जो क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों से एक अपील की हुई है अपने सभी दर्शकों से कि जो सक्षम हैं और जो करना चाहते हैं, वो आकर के अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं चैनल को, क्योंकि इधर जो एक पश्चिमी देशों का और जो तकनीक के संवाहक हैं उनकी एक साजिश चल रही है। ख़ास तौर से यूट्यूबर्स और जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, सोशल मीडिया मंचों पर जो सक्रिय हैं, कि उनकी रीच को दबाया जाए, उनके विज्ञापनों को थोड़ा-सा स्लो कर दिया जाए, ताकि उन पर चोट पड़े, ख़ास तौर से जो मोदी का समर्थन करते हैं उन पर। तो इसलिए उनके इन कुत्सित प्रयासों या साजिशों या कोशिशों की वजह से जो थोड़ा बहुत आर्थिक तौर पर हम लोगों को आघात लग रहा है, उसके लिए हम लोग अपने दर्शकों से जो सक्षम हैं, उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग चाहें तो चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए मैंने प्रोग्राम के आखिर में ये क्यूआर कोड दे दिया है स्क्रीन पर। आप अगर संपन्न हैं, सक्षम हैं, तो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।